Last 3 years sales growth 28% CAGR, लास्ट 3 years प्रॉफिट ग्रोथ 39% CAGR। डेट स्टेटस इस कंपनी का देखें तो वर्चुअली डेट फ्री है, और ऑर्डर बुक देखें तो 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस से ज़्यादा का इनके पास में ऑर्डर बुक है। और ये कंपनी कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में काम करती है, जो कि अगले 8 से 9 साल में 10 टाइम्स की ग्रोथ कर सकता है। दोस्तों, इंडिया में पब्लिक ट्रांजिट और माइनिंग सेक्टर का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से ईयर 2035 तक इलेक्ट्रिक बसेस और इलेक्ट्रिक टिपर्स का कंबाइंड मार्केट साइज 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का होने वाला है। और इस रेवोल्यूशन के सेंटर में एक ऐसी कंपनी बैठती है जो टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड और जेबीएम ऑटो के सामने एक साइलेंट जॉइंट की तरह डोमिनेंट पोजीशन बना चुकी है। उस कंपनी का नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। दोस्तों, ये कोई साधारण कंपनी नहीं है। इनकी 3,800 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस ऑलरेडी इंडियंस रोड पर सरपट दौड़ रही हैं। 10,000 यूनिट एनुअल कैपेसिटी वाला सीतमपुर प्लांट में मास प्रोडक्शन के लिए काम चल रहा है। टेक सपोर्ट में ग्लोबल ईवी लीडर BYD की ब्लेड बैटरी का अनमेच्ड मोट है। और बैलेंस शीट पर नजर डालें तो कंपनी के पास में 1,195 करोड़ का कैश रिजर्व है, जो इस कंपनी को वर्चुअली डेट फ्री बनाता है। लेकिन क्या हाई वैल्यूएशन और इंटेंस कंपटीशन के बीच ये कंपनी आपको अगला मल्टीबैगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे सकती है? आज के इस डीप डाइव फंडामेंटल एनालिसिस में हम ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के रेवेन्यू मिक्स, ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन, ई टिपर एज ए एक्सपेक्टर, वैल्यूएशंस और इसके ग्रोथ ड्राइवर के बारे में बात करेंगे। और एज ए इन्वेस्टर हमारे लिए इस एनालिसिस से क्या निकल के आता है, ये डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, पेन और नोटबुक जरूर लेके बैठिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राघव सोंदेला स्मार्ट निवेश पाठशाला पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल एंड रिसर्च पर्पज के लिए है। इसमें किसी भी तरह का बाई या सेल रिकमेंडेशन ना समझा जाए। दोस्तों, आज हम कवर करेंगे इस एनालिसिस में जिस इंडस्ट्री में कंपनी काम करती है उसका आउटलुक कैसा है, कंपनी काम क्या करती है और पैसे कैसे कमाती है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी के पास में कंपटीटिव मोड है या नहीं, ग्रोथ फैक्टर्स क्या क्या हैं कंपनी के पास में आने वाले सालों में, कंपनी के पास में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कैसा है, की रिस्क एंड चैलेंजेस क्या क्या हैं, और फाइनली हम कंपेयर करेंगे इसके पीएस के साथ में। और लास्ट पॉइंट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एज ए इन्वेस्टर हमारे लिए निकल के क्या आता है। तो दोस्तों, सेक्टर ओवरव्यू के बारे में बात करें तो आज की डेट में कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट समवेयर 10,000 से 13,000 करोड़ के बीच में है, जिसमें इलेक्ट्रिक बसेस का कंट्रीब्यूशन 67% और इलेक्ट्रिक ट्रक्स या टिपर्स का कंट्रीब्यूशन अराउंड 33% का है, जो कि ईयर 2035 तक टोटल मार्केट साइज 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का होने वाला है, जिसमें इलेक्ट्रिक बसेस का कंट्रीब्यूशन 57% और इलेक्ट्रिक ट्रक या टिपर्स का कंट्रीब्यूशन 42% रहने वाला है। अगर इलेक्ट्रिक बसेस की ग्रोथ देखें तो 24 से 26% के बीच में रहने वाली है अगले 8-9 सालों में, और इलेक्ट्रिक टिपर या ट्रक्स का जो CAGR ग्रोथ रहेगा वो समवेयर 29 to 31% रहने वाला है। तो ग्रोथ ड्राइवर्स क्या क्या रहने वाले हैं आने वाले सालों में? तो गवर्नमेंट की जो स्ट्रिक्टर इमिशन नॉर्म्स हैं 2070 तक जीरो कार्बन करने की, तो उसकी वजह से पॉलिसी पुशेस बढ़ रहे हैं। अर्बन ट्रांसपोर्ट डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, मेट्रो फीडर्स बसेस और एयरपोर्ट शटल्स, ये सब इलेक्ट्रिक बसेस के थ्रू होने वाला है। कॉस्ट कंपेटिटिवनेस देखें तो बैटरी जो पैक है इनका जो कॉस्ट रहता है वो सबसे ज़्यादा रहता है किसी भी इलेक्ट्रिक बस के लिए। तो बाई 2035 बाई इवॉल्विंग द डिफरेंट टेक्नोलॉजी ये कॉस्ट 30 to 40% डाउन होने वाली है, जिसकी वजह से डीजल बस की कॉस्ट और इलेक्ट्रिक बस की कॉस्ट लगभग बराबर हो जाएगी। आने वाले 8 से 10 साल में बहुत लार्ज स्केल पे जो एग्जिस्टिंग बसेस हैं जो कि डीजल बसेस हैं मोस्टली, वो रिप्लेस होकर के इलेक्ट्रिक बसेस में कन्वर्ट होने वाली हैं।
प्राइवेट सेक्टर एडॉप्शन काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें लॉजिस्टिक, कॉर्पोरेट्स, एयरपोर्ट एडॉप्टिंग ई बसेस फॉर सस्टेनेबिलिटी ब्रांडिंग। तो यहाँ पर जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड है, जिसका कंपनी का शेयर प्राइस आज की डेट में 1381 के आसपास है, और इस कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 11,000 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा है। कंपनी के पास में अगर मोट की बात करें तो इसका जो है BYD के साथ में पार्टनरशिप है, जो कि एक ग्लोबल ईवी लीडर कंपनी है। BYD की ब्लेड बैटरी और ड्राइवर ट्रेन टेक का इनको डायरेक्ट एक्सेस है, और सुपीरियर बैटरी लाइफ साइकिल, जीरो थर्मल रनवे इनको सेफ्टी और परफॉर्मेंस में काफ़ी आगे रखते हैं। टेंडर प्रीरिक्विसाइट के बारे में देखें, जो कि एक हाई एंट्री बैरियर का काम करती है, क्योंकि कोई भी STU किसी भी नए स्टार्टअप को आसानी से एंट्री नहीं देती, क्योंकि उनको चाहिए रहता है प्रूवन ग्रीन किलोमीटर हिस्ट्री, जो कि एक मैंडेटरी फैक्टर रहता है। इस कंपनी के पास में आज की डेट में देखें तो 10,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस का मैसिव ऑर्डर बुक भी है। एग्जीक्यूशन स्केल अप हो रहा है, MEIL का स्ट्रॉन्ग EPC सपोर्ट है, और B2G टेंडर्स में इनको लीड मिलती है। सीतमपुर में इनका मेगा प्लांट है, जो कि 5,000 से ज़्यादा यूनिट्स पर ईयर की कैपेसिटी से एक्सपेंड होने वाला है सिंगल शिफ्ट के थ्रू, और मल्टी शिफ्ट के थ्रू देखें तो ये 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस पर ईयर होने वाला है थ्रू मल्टी शिफ्ट एंड सपोर्ट ऑफ असेंबली लाइंस। किसी भी STU के लिए वेंडर को शिफ्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इनके पास में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, जो कि 10 से 12 साल के बीच में GCC मॉडल पर काम करते हैं, और ये कंपनी खुद अपना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और टेलीमेट्रिक्स प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से किसी भी STU के लिए वेंडर को स्विच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर इनके प्रोडक्ट्स के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो कंपनी इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक टिपर्स और कंपोजिट इंसुलेटर्स बनाती है, जो कि कुछ इस तरह का दिखाई देते हैं। अगर कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप आज की डेट में 11,000 करोड़ के आसपास में है। स्टॉक भी अराउंड 62.4 के आसपास है। पैग रेशियो 1.59 है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.31 का है। 2026 का जो रेवेन्यू है वो 2,312 करोड़ के आसपास है। एबिटा 330 करोड़ के आसपास, और FY26 का जो नेट प्रॉफिट आया है कंपनी का वो 180 करोड़ के आसपास में आया है। लास्ट 3 साल की अगर इनकी सेल्स ग्रोथ देखें तो 28% की रही है। ईयर ऑन ईयर अगर इनका पैट ग्रोथ देखें लास्ट 3 ईयर्स का तो 39% के आसपास है। ऑर्डर बुक 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस से ज़्यादा का है। ROE है तो लास्ट 3 साल का 13.2% और ROC 18.8% का आता है। अगर इनके रेवेन्यू सेग्रीगेशन के बारे में बात करें तो मेनली इनका रेवेन्यू एनर्जी सेगमेंट और मोबिलिटी सेगमेंट से आता है। एनर्जी सेगमेंट में इसका जो इंसुलेटर का बिजनेस है वो आता है, और मोबिलिटी में इनका इलेक्ट्रिक बसेस और इलेक्ट्रिक टिपर का बिजनेस आता है। तो एनर्जी डिवीजन से इनका जो रेवेन्यू आता है वो अराउंड 16.3% के आसपास बनता है, और इनका जो मोबिलिटी सेगमेंट से जो रेवेन्यू आता है वो 83.7% के आसपास बनता है। तो टोटल रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था 2026 में 2,312 करोड़ के आसपास था, जिसमें एनर्जी सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन 325 करोड़ का था और मोबिलिटी सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन 1,987 करोड़ का था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आगे बढ़ने से पहले एक पॉज लें और वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर रेवेन्यू एक्सपेंशन के बारे में बात करें लास्ट 4-5 साल की, तो FY22 में जो कंपनी का रेवेन्यू हुआ करता था वो 593 करोड़ के आसपास हुआ करता था, जो कि 41% के सीजा से बढ़कर के FY26 में 2,312 करोड़ का मैसिव ग्रोथ हुआ है। एडजस्टेड एबिटा के बारे में बात करें तो FY22 में 90 करोड़ का हुआ करता था, जो कि FY26 में 352 करोड़ के आसपास हो गया है।
जो कि 4 टाइम्स ग्रोथ है। और इनके जो एबिटा मार्जिन्स हैं वो 15 से लेकर के 16% के बीच में मेंटेन्ड है। अगर नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो FY22 में 35 करोड़ हुआ करता था, जो कि FY26 में बढ़ करके 180 करोड़ के आसपास हो चुका है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब तक जो सोल्ड हुई हैं तो वो देखिए FY22 में 259 सेल हुई थी और FY26 में अराउंड 1280 बसेस इन्होंने सेल किए हैं। अगर कंपनी के जो बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो FY26 में कंपनी के पास में 380 करोड़ का डेट है, जिसके अगेंस्ट में कंपनी के पास में 1195 करोड़ के कैश रिजर्व भी हैं, जो कंपनी को डेट फ्री, वर्चुअली डेट फ्री कंपनी बनाते हैं। लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग देखें तो फिच ने इनकी रेटिंग को इंडिया A- से बढ़ा करके इंडिया A कर दिया है, जिसको कि हम एक स्टेबल रेटिंग बोलेंगे। अगर इनके कैपेक्स के बारे में बात करें तो स्केलिंग कैपेसिटी टू मीट नेशनल मैंडेट्स, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्केल अप हो रहा है। कैपेसिटी 5000 से बढ़ा करके 10,000 यूनिट्स पर ईयर तक हो जाएगी बाई यूजिंग द मल्टी शिफ्ट एंड विद द सपोर्ट ऑफ असेंबली लाइन्स। तो यहाँ से जो नेशनल ईवी गोल है उसको अचीव करना है। अगर एक्स फैक्टर के बारे में बात करें तो बियॉन्ड बसेस है, जो कि इलेक्ट्रिक टिपर के बारे में है या हैवी ड्यूटी ट्रक्स के बारे में है। अगर इनके इलेक्ट्रा अब बसेस के अलावा इलेक्ट्रिक टिपर और ट्रक सेगमेंट में एक्टिव है। माइनिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए रोड रेडी ईवी पे इनका फोकस है, जो कि फ्यूल कॉस्ट को कम करेगी और एफिशिएंसी को बढ़ाएगी। अगर स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट टेंडर्स के अलावा प्राइवेट सेगमेंट में एंट्री कर चुकी है कंपनी। तो पोजीशनिंग इंडिया का ईवी इकोसिस्टम इनेबलर है इस कंपनी के पास। अगर इनके इलेक्ट्रिक बसेस के क्लाइंट देखें तो ज़्यादातर ऑल ओवर इंडिया से जो STUs हैं गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गोवा हो, गुजरात हो या फिर तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटका हो, तो इन सब से इनके जो STUs हैं वहाँ से इनको ऑर्डर मिलते हैं। अगर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में देखें तो प्रमोटर्स के पास में 50% का स्टेक है, FIA के पास में अराउंड 8% की होल्डिंग है और DIE के पास में माइन्यूट 3.57% की होल्डिंग है और रेस्ट होल्डिंग जो पब्लिक या फिर अदर्स के पास में है। कंपनी के अगर की रिस्क एंड चैलेंज के बारे में देखें तो स्टेट गवर्नमेंट के लॉन्ग पेमेंट साइकिल कैश फ्लो को एक्सटेंड करते हैं। सब्सिडी डिपेंडेंस रहती है क्योंकि गवर्नमेंट इंसेंटिव जैसे कि फेम 3 के चेंजेस एडॉप्शन स्पीड को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकते हैं। और कंपटीशन देखें तो इनका डायरेक्ट टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, JBM ऑटो के साथ में है, जो कि एग्रेसिवली बिडिंग करते हैं इनके साथ में, तो वहां से मार्जिन पे फर्क पड़ सकता है। और लीगल या रेगुलेटरी देखें तो इनका जो प्लांट है, जो जहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, तो वहाँ पे एक PIL लगी हुई है, लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को चैलेंज करती है। अगर कोर्ट ने इरेगुलरिटी पाई तो अलॉटमेंट में फर्क पड़ सकता है, लेकिन कंपनी ने क्लैरिफाई किया है कि कोई इमीडिएट फाइनेंशियल इम्पैक्ट इसकी वजह से नहीं होगा। अगर इनको कंपेयर करें तो टाटा मोटर्स, JBM ऑटो और अशोक लीलैंड के साथ में, तो जहाँ पे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक केवल प्योर प्ले ईवी प्ले है, टाटा मोटर्स ईवी और नॉन ईवी दोनों साइड में है। JBM ऑटो देखें तो ईवी और कुछ दूसरे कंपोनेंट्स बनाती है। अशोक लीलैंड का भी डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है, जहाँ पे जो इनकी जो स्विच मोबिलिटी है वो फोकस करती है ईवी पे, और बाकी जो यूनिट्स हैं अशोक लीलैंड की वो नॉन ईवी सेगमेंट पे फोकस करती हैं। अगर इनकी टेक्नोलॉजी सोच देखें तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक BYD के साथ में ग्लोबल, जो कि एक ग्लोबल लीडर कंपनी है, उसके साथ में पार्टनरशिप रखती है। टाटा मोटर्स की अपनी टेक्नोलॉजी खुद इन हाउस है और JBM ऑटो भी इन हाउस रखती है और कुछ के लिए पार्टनर्स पर डिपेंड करती है। अशोक लीलैंड इन हाउस और पार्टनर्स दोनों के साथ में रखती है। दोस्तों, अगर इसका थोड़ा सा टेक्निकल देखें तो कंपनी ने मार्च के अराउंड एक डिप लगाया था, जो कि 870 के आसपास इसका शेयर प्राइस पहुंच गया था। तो वहां से देखें तो एक
काफ़ी बड़ा रनवे लिया है इसने और 1550 का हाई लगाया है समवेयर इन जुलाई। उसके बाद इतना बड़ा बिग जंप लेने के बाद कंपनी उसके बाद में थोड़ा डाउन हुई है और अराउंड 1350 के आसपास में ये कंसोलिडेट कर रही है। कंटिन्यूसली एक असेंडिंग डेली ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है फ्रॉम द लो ऑफ जून, जो कि समवेयर यहाँ पे बना हुआ था। अगर इनका डेमा देखें तो करेंटली रिस्पेक्टिंग 50 डेमा जो कि 1350 के आसपास है और 200 डेमा है वो 1280 के आसपास है और करंट जो प्राइस है वो 1380 के आसपास में है। मोमेंटम आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 54 का है, जो एक बैलेंस्ड व्यू रखता है और थोड़ा सा बुलिश की तरफ टिल्टेड है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। तो इसका ये प्राइस स्ट्रक्चर का ट्रेंड है। तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड अब हमारी मल्टीबैगर स्ट्रेटेजी है, उसके हिसाब से कहाँ पे फिट होती है। तो कंपनी के पास में मैसिव रनवे के बारे में बात करें तो ई मोबिलिटी एंड एसटीओस, पीएम ई ड्राइव स्कीम, सेंट्रल इंफ्रा स्पेंडिंग और कॉरपोरेट माइनिंग एडॉप्शन की वजह से तो इसको बोल सकते हैं कि अगले एक डिकेड के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। अगर 20% प्लस के आरओसी के बारे में बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स का जो आरओसी है वो 18.8% का है और लास्ट 1 ईयर का है वो 21% का है। कंपनी के पास में अगर डेट टू इक्विटी देखें तो 0.31 का है, जो कि काफ़ी मैनेजेबल है। और हाई अर्निंग ग्रोथ देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ लास्ट 3 ईयर्स का 28% का और प्रॉफिट ग्रोथ 39% का है। कंपनी के पास मोड देखें तो कैपेसिटी रैंप अप हो रहा है, BYD के साथ में इसकी टेक्नोलॉजी शेयरिंग है और हाई बैरियर एंट्री में काम करती है और इनका जो ईट पस का बिजनेस है वो जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ सकती है। इसका हम ग्रोथ देखेंगे लास्ट 3 ईयर्स का कैसा है, 28% का है। 3 ईयर्स का पैट ग्रोथ 39% का है और कंपनी के पास में जो बोरोइंग है वो 380 करोड़ की है, जिसके अगेंस्ट में 1195 करोड़ के कैश रिजर्व्स रखती है ये कंपनी। और आरओसी देखें तो कंपनी के आरओसी लगातार बढ़ रहे हैं, कंपनी ग्रोइंग फेज में है। यहाँ पे थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में देखते हैं कि क्या सिनेरियो बन रहा है। 50% के आसपास में प्रमोटर्स कॉन्स्टेंटली मेंटेन किए हुए हैं। एफआई के बारे में बात करें तो एफआई लास्ट 3-4-5 क्वार्टर से लगातार होल्डिंग्स को बढ़ा रहे हैं। मार्च 2025 में 5.38 के आसपास थी, जो कि अब बढ़कर के 7.95% के आसपास में हो गई है जून क्वार्टर में। दोस्तों, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का फंडामेंटल एनालिसिस समझने के बाद अगर ये कंपनी किसी को इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए पसंद आती है तो उसमें बाइंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ये स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ हम एग्जाम्पल के तौर पर डिस्कस कर रहे हैं, ये किसी भी तरह का बाई या सेल रिकमेंडेशन ना समझा जाए। तो कंपनी को ग्रेजुअल वे में अकोमोडेट किया जा सकता है। करंट प्राइस 1381 के आसपास है, जो कि अपनी कंसोलिडेशन फेज में है। तो अभी फर्स्ट जोन जो इसका बनता है वो 1380 से लेकर के 1400 के रेंज में 20% का अलोकेशन किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट फेज हम वेट करेंगे छोटे करेक्शन का, जो कि इसके 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास बनता है, जो कि रेंज है 1300 से लेकर के 1350 के आसपास में। यहाँ पे नेक्स्ट 40% का अलोकेशन किया जा सकता है। उसके बाद हम इसमें एक सिग्निफिकेंट करेक्शन की वेट करेंगे, जो कि इसके लॉन्ग टर्म बेस के आसपास बनता है 1200 से लेकर के 1280 के बीच में। उस केस में वहाँ पर नेक्स्ट 40% का अलोकेशन किया जा सकता है। ध्यान रहे, ये सारा अकोमोडेशन हम लोग लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कर रहे हैं, जो कि 3 से लेकर के 5 ईयर्स का टाइम हॉरिजन बनाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बताते चलें कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। इसे किसी भी तरह का बाई या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। मैं राघव सोंदेला अब आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए आप अपना और अपनी वेल्थ का ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे एक नई कंपनी के 360 डिग्री डीप डाइव फंडामेंटल एनालिसिस के साथ में। जय हिंद, जय भारत।